नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों के लिए अपना यह प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का अध्ययन हम ई कंटेंट के माध्यम से कर रहे हैं और यह निरंतर मेरे ई व्याख्यानों में अध्यापन करवाया जा रहा है। इस समय हम अरस्तु का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले 2 व्याख्यानों में हमने अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के कारण और अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के समाधान के उपायों का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु ने किस प्रकार अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के अलग अलग कारण बताए और उन अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में उन्होंने अलग अलग समाधान के उपाय बताए, उन पर विस्तृत बात की है। आज हम उसी कड़ी के तहत आगे अरस्तु द्वारा बताए गए नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 3 में नागरिकता संबंधी विचारों का उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता एक बहुत व्यापक विषय है, एक व्यापक दृष्टिकोण है जो हर किसी को नहीं दी जा सकती। और वैसे भी अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में नागरिकता के प्रोविजंस, नागरिकता के नियम, नागरिकता प्राप्त करने के कानून अलग अलग होते हैं, चाहे वह शासन व्यवस्था राजतंत्र हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, चाहे प्रजातंत्र हो, चाहे धनिक तंत्र हो, चाहे विकृत तंत्र हो, चाहे तानाशाही तंत्र हो। अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में नागरिकता के आधार अलग अलग निर्धारित किए गए हैं और ये वह शासन व्यवस्था स्वयं अपने नियमों के तहत बनाती है और उनका अनुपालन लोगों के द्वारा करवाया जाता है। अरस्तु ने नागरिकता के ऊपर बहुत विस्तृत अपना व्याख्यान दिया है, बहुत विस्तृत उन्होंने अपनी बात रखी है, अपने सिद्धांतों के तहत इसका वर्णन किया है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो विधायी एवं न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। एक ये सामान्य एक मोटा मोटा एक उन्होंने खाका तैयार किया है, हालांकि इसकी विस्तृत बात हम आगे कर रहे हैं कि जो विधायी और न्यायिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है वह नागरिकता पाने का हकदार है, नागरिकता पाने का वह नागरिकता पाने का अधिकारी है। अरस्तु कहते हैं कि विधायी एवं न्यायिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पर्याप्त अवकाश हो। अब यहाँ अवकाश से तात्पर्य है कि उसको दैनिक कार्यों से मुक्ति हो, यानी दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे वह फ्री हो, उनसे वह स्वतंत्र हो। और जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाकलापों से स्वतंत्र होगा, फ्री होगा, मुक्त होगा, तो वही व्यक्ति न्यायिक और विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में सहभागिता कर सकता है। अब दैनिक कार्य भी बहुत से होते हैं, जैसे खाना बनाना, अपने निवास की सफाई करना, कपड़े धोना और भी छोटे मोटे बाजार का काम। ये बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं जिनसे वह मुक्त हो और वह फ्री हो, तो वह विधायी और न्यायिक कार्यों के बारे में अच्छे से सोच सकता है, सक्रिय रूप से उसमें सहभागिता निभा सकता है। अरस्तु कहते हैं कि अवकाश उन व्यक्तियों के पास होगा जिनके पास संपत्ति होगी। और अरस्तु, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि 2 प्रकार की संपत्ति की बात करता है, एक सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में वह दास और पशुओं को रखता है, निर्जीव संपत्ति में वह चल अचल प्रकार सभी प्रकार की संपत्तियां जो होती हैं वह निर्जीव संपत्ति के तहत अरस्तु ने बताई है। और जिनके पास ये दोनों प्रकार की संपत्तियां होगी, दास होंगे, नौकर चाकर होंगे और उनके घरेलू कामकाज के लिए और उनके अन्य कामकाज के लिए पशु होंगे, और इसी प्रकार उनकी अन्य आवश्यकताओं के लिए भौतिक संपत्ति होगी, तो फिर वह व्यक्ति
अवकाश में रहेगा और वह व्यक्ति अन्य कार्यों में अधिक सक्रियता से सहभागिता निभा पाएगा। अरस्तु के अनुसार किसी स्थान विशेष पर रहने से नागरिकता नहीं मिल सकती। कोई कहे कि मैं यहाँ 5 वर्ष से निवास कर रहा हूँ या मैं यहाँ 10 वर्ष से निवास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ की नागरिकता मिलनी चाहिए, या यूँ कह दीजिए कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। तो अरस्तु इस बात को नकारता है। अरस्तु कहता है कि किसी स्थान विशेष पर रहने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती। और अरस्तु आगे कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को मुकदमा चलाने का अधिकार मिल जाता है तो भी वह नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। मुकदमा चलाने का अधिकार तो विदेशियों को भी मिल जाता है, बाहर से आए हुए लोगों को भी मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह नागरिक हो जाएगा उस देश का। अरस्तु आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि कानूनी अधिकार मिल जाता है तो कानूनी अधिकार मिलने का मतलब भी नागरिकता नहीं है, यह नागरिकता की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कानूनी अधिकार बहुत से लोगों को मिल जाते हैं और बहुत से लोगों का कानून प्रोटेक्शन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग उस देश के नागरिक हो जाएंगे। तो फिर अरस्तु किन किन लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है और किन किन लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है, यह बात हम यहाँ देखेंगे। देखिए, अरस्तु कहता है कि बच्चों, वृद्धों, महिलाओं, दासों, सूदखोरों जो ब्याज लेते हैं, मोटा धन के बदले में ब्याज लेते हैं, राज्य से निकाले गए लोगों एवं मताधिकार से वंचित किए गए लोगों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है अरस्तु, इन सब लोगों को नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। वह बच्चों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है, वृद्धों और महिलाओं को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है, और साथ में दासों, सूदखोरों, देश से निकाले गए और मताधिकार से वंचित लोगों को भी इस अधिकार से वंचित रखता है। अरस्तु के अनुसार जिन व्यक्तियों के माता पिता दूसरे राज्य में निवास करते हैं वे भी नागरिक नहीं माने जा सकते। यानी ऐसे लोग जिनके माता पिता दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देश में निवास कर रहे हैं, उन लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता। अरस्तु ने देशद्रोहियों, कुख्यात अपराधियों एवं सेना से भागे हुए लोगों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखा है। जो लोग बहुत अपराध करते हैं, जो राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं, और यदि कोई सेना में भर्ती हो और सेना से वह पीठ दिखाकर भाग जाता है, तो ऐसे लोगों को भी अरस्तु नागरिकता के अधिकार से वंचित रखने की बात करता है। अरस्तु श्रमिकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है। श्रमिक नागरिक नहीं होंगे, कारीगर नहीं होंगे, शिल्पी नहीं होंगे, जो छोटे मोटे मूर्तिकार होते हैं, कलाकार होते हैं, जो अपने कुटीर उद्योग धंधे इस प्रकार के काम करते हैं, उन लोगों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित रखते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अरस्तु सीमित नागरिकता के अधिकार की बात करता है। यानी वह नागरिकता का अधिकार सबको देने का समर्थन नहीं करता, वह सीमित नागरिकता के अधिकार की बात करता है। वे कहते हैं कि नागरिकता सबको नहीं दी जानी चाहिए, यह समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही दी जानी चाहिए, यह केवल विशिष्ट लोगों का ही अधिकार है। वास्तव में जब अब इसकी बड़ी आलोचना हुई अरस्तु के इन सिद्धांतों की, कि जब अरस्तु ने आबादी के बहुत बड़े तबके को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, तो फिर अरस्तु नागरिकता देगा किसको? कि क्या केवल कुछ गिने चुने तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी? और बुद्धिजीवी भी वो कौन निर्धारित करेगा कि ये लोग बुद्धिजीवी है? क्योंकि समाज के बहुसंख्यक लोगों को तो उन्होंने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। अब आप देखिए ना, आधी आबादी समाज की महिलाएं, उनको वंचित कर दिया, बच्चों को, वृद्धों को, दासों को, श्रमिकों को, मजदूरों को, शिल्पियों को, अपराधियों को, सूदखोरों को। तो फिर बचा कौन जिनको नागरिकता दी जाएगी? मैं कहता हूं कुछ गिने चुने जो अरस्तु जैसे कोई दार्शनिक रहे होंगे, मात्र उन लोगों की नागरिकता की बात अरस्तु करता है, और ये बहुत सीमित नागरिकता की बात करता है, जिसकी आगे बहुत आलोचना भी होती है कि अगर इस प्रकार सबको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा तो फिर राज्य में निवास कौन करेगा? क्या किसी व्यक्ति का पेट भरना मात्र ही जीवन है?
आगे इसकी आलोचना होती है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता, अब देखो अरस्तु बताता है कि नागरिकता किन लोगों को दी जानी चाहिए। ये तो अभी मैंने आपसे बात कही कि अरस्तु इन इन लोगों को, इन इन वर्गों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है, लेकिन अरस्तु किन लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। पहला, अरस्तु के अनुसार नागरिकता उन्हें दी जानी चाहिए जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता में सक्रिय रूप से भागीदार रहते हैं, यानी जो नीति निर्माण, शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक कार्यों में गतिशील रहते हैं। अरस्तु केवल उनको नागरिकता देने की बात करता है। दूसरा, वह व्यक्ति आम सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी जो विधायी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है उन्हें भी अरस्तु नागरिकता देने की बात करता है। तीसरा, अरस्तु के अनुसार नीति निर्माण एवं न्यायिक कार्यों में जो व्यक्ति सक्रिय रूप से भाग लेगा उनको नागरिकता दी जा सकती है, क्योंकि नीति निर्माण और न्यायिक कार्यों में उच्च बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, और यह उच्च बौद्धिक क्षमता उन्हीं लोगों में होती है जो समाज के श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उन लोगों में उच्च बौद्धिक क्षमता होती है और वे लोग सच्चे मायनों में नागरिकता पाने के अधिकारी है, ऐसा अरस्तु कहते हैं। यानी अरस्तु बहुत सीमित नागरिकता की बात यहाँ करता है, और अरस्तु की इस नागरिकता के सिद्धांत की आलोचना भी होती है। इसकी बात हम आगे करेंगे। आपने मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद।